किसी मौके पे ये भी नज़र आया कि क्या बाबर आजम हो, क्या मोहम्मद रिजवान हो, कि उन्होंने कोशिश की हो कि हम अपना जो T20 स्ट्राइक रेट है उसको इम्प्रूव करें। बाबर के केस में उनकी स्पिन के अगेंस्ट वीकनेस है, वो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। ही डज़ नॉट हैव एनी रिलीज शॉट्स अगेंस्ट स्पिनर्स। 2022 के बाद मेरे ख्याल से पहला ये ओकेजन है कि पाकिस्तान ने अपना सबसे बेहतरीन T20 स्क्वाड जो है वो पिक किया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनको इस पे एहतजाज करना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केपीए की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज की एपिसोड में हम क्रिकेट पे बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं और पाकिस्तान का एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के लिए स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं। तो 30 लोगों का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूल अनाउंस हुआ है इस दफ़ा। और इस दफ़ा जो एक चेंज है वो ये है कि इस दफ़ा कैटेगरी ए में कोई खिलाड़ी नहीं है, कैटेगरी बी, सी और डी है। जो कैटेगरी ए में खिलाड़ी थे पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो 3 खिलाड़ी थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। उनको डिमोट करके कैटेगरी बी में ले आए हैं। और 12 न्यू एंट्रेंट्स हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बने हैं, जिस तरह हसन नवाज़ हैं, उनको पहली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वापस आए हैं। सलमान मिर्ज़ा को भी पहली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आई थिंक अहमद दानियाल भी पहली दफ़ा आए हैं, सुफियान मुकीम का भी। कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी वापसी हुई है, प्लेयर्स लाइक हसन अली। इन टोटल 30 लोग जो हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इस पर दो तरह से बहस हो रही है। कुछ लोग जो है वो इस बात पे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैटेगरी ए ही रहनी चाहिए थी, बट अगर जो अमाउंट्स हैं वो आप रिड्यूस कर देते, कैटेगरी ए की अमाउंट रिड्यूस कर देते और इसी तरह कैटेगरी बी और सी की भी अमाउंट रिड्यूस कर देते और उसके अकॉर्डिंगली प्लेयर्स को आप मुआवजा देते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही स्टेप है, क्योंकि जो पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान क्रिकेटिंग की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कोई खातिर ख्वाह नहीं रही। पैदर पे इवेंट्स में पाकिस्तान ने जो है वो कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं दिखाई। चैम्पियन ट्रॉफी में भी पहले राउंड में बाहर हो गए, वर्ल्ड T20 में भी पहले राउंड में बाहर हो गए। उसके अलावा भी होम पे सीरीज़ हारे, टेस्ट सीरीज़ हारे, ODIs में भी बहुत उतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं रही। तो उस पर यह जायज़ बनता है कि कैटेगरी ए में किसी खिलाड़ी को नहीं रखा गया और एक तरह से इंसेंटिव भी रखा गया है खिलाड़ियों के लिए कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो वो कैटेगरी से बी से कैटेगरी ए में प्रमोट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये एक सही स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज कई दफ़ा जब आपका मुआवजा कम हो जाता है तो वो उसका भी एक होता है आप पे इम्पैक्ट। पर जब आपकी कैटेगरी डिमोट होती रही, आपको ए से बी में कर दिया जाता है, तो उसका एक ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है खिलाड़ियों पे। इसी तरह हमारा सोसाइटी और जो मुआशरा है वो भी इसी तरह चलता है कि जब आपको एक्चुअली में कोई चीज़ कम हो रही हो ना हो, उससे ज़्यादा जितना उसका देखने में वो कम हो रही हो, तो उसको यानी लोग ज़्यादा जो है वो सीरियसली लेते हैं। जिस तरह कि पाकिस्तान में अगर कोई कोरोना जैसी वबा आती है तो उसको लोग सीरियसली इसलिए नहीं लेते कि जी वो नज़र नहीं आ रही या उसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, कि जी उससे अभी कोई इम्पैक्ट आपको फ़ौरन नहीं हो रहा। पर इसी केस में अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, खुदा न खास्ता ज़लज़ला है, सैलाब है या आग है, तो वो जब आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि इससे मुझे वाकई में तकलीफ़ हो सकती है या नुकसान हो सकता है, तो फिर आप एहतियाती तदाबीर लेते हैं और उसके लिए आप स्टेप्स लेते हैं कि आप अपने आप को सेफ़ रखें, अपने जो आपके अजीज़ो क़ारिब हैं उनको सेव रखें, तो आप उसके लिए फिर चीज़ें करते हैं। तो इसी तरह जब आपकी कैटेगरी ए से बी में डिमोशन हुई है तो उससे आपके लिए एक तो मैसेज है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके लिए एक इंसेंटिव भी आ रहा है कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस आने वाले साल में बेहतर करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो बी से ए दोबारा भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा स्टेप है। बट
इसमें जो मेरे को थोड़ा सजेशन है वो ये है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि सारे जो कि साल के जितने भी खिलाड़ी हैं 30 हैं या 25 हैं उन सब के लिए एक ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि वो किसी का मुआवजा जो है वो कम होना चाहिए, किसी का ज़्यादा होना चाहिए। वो कम ज़्यादा आप इस बेसिस पे कर सकते हैं कि आप जो 30 खिलाड़ियों का पूल है उसको आप इस बेसिस पे डिवाइड कर लें कि वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इतने लोगों को दे रहे हैं और रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इतने लोगों को दे रहे हैं, और आप उनका जो मुआवजा है वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं यानी ODIs और T20 क्रिकेट खेलते हैं उनको जो है हम इतना मुआवजा देंगे, और जो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं उनको हम इतना मुआवजा देंगे। और जो खिलाड़ी मल्टी फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं कि जी वो वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं और रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं, और उस फॉर्म उसमें जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनकी फिर एक अलग फहरिस्त और उनका ऑफ कोर्स फिर मुआवजा भी एक्स्ट्रा हो। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा लॉजिकल तरतीब होगी कि इसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए जाएं, बिकॉज इससे एक तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, दूसरा जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ के वो किसी ने 2 मैचेस खेले हैं या किसी ने 20 मैचेस खेले हैं, दे आर ऑल इक्वल्स आफ्टर ऑल। तो उसमें वो अगर उनका मुआवजा जो है वो इस तरह होगा तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनको उनकी जो मैच या वो जो फॉर्मेट्स खेलते हैं, वाइट बॉल खेलते हैं या T20 या रेड बॉल खेलते हैं, टेस्ट मैचेस या वनडे की बेसिस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो अभी करंट सिस्टम है उसमें जो कैटेगरी ए से डिमोशन है खिलाड़ियों की कैटेगरी बी में, वो सही स्टेप है इन द सेंस कि उससे थोड़ा इंसेंटिवाइज होंगे खिलाड़ी के वो आगे बेहतर परफॉर्मेंस करें, और अगर बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो फिर जो खिलाड़ी होंगे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए में भी आ सकते हैं अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। सो ये थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात। कुछ जो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह आमिर जमाल हैं, उन्होंने पिछले अरसे में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बट उसके बाद उनको बिल्कुल ही आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया, और उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी उनको एक टेस्ट मैच खिलाया गया, उसके बाद उन्हें मैचेस भी इस तरह नहीं खिलाए गए। तो एटलीस्ट आई थिंक अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी हम टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और हम टेस्ट क्रिकेट में जो है वो जो परफॉर्म करेंगे उनको बेहतर मुआवजा देंगे और उनको हम फ़रोग देना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट का, तो इस इम्पॉर्टेंट है कि जो टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें उनको भी आप इंसेंटिवाइज करें। आमिर जमाल ठीक है, कुछ टेस्ट मैचेस में 1-2 टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पर उससे पहले का भी देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में। तो आई थिंक उसको रखना चाहिए था, तो वो नहीं है। इरफान खान नियाजी एक और खिलाड़ी हैं जिनका मुझे है कि उनको एटलीस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्ट होना चाहिए था। वो पाकिस्तान शाहीन्स के कैप्टनसी कर सकते हैं, बट वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकें। सलमान मिर्ज़ा या अहमद दानियाल जो कि अपने राइट में बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, बट वो रिलेटिवली बिल्कुल अभी नए हैं, वो अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की स्कीम का पार्ट हो सकते हैं तो ये सवाल बनता है कि इरफान नियाजी जो है वो क्यों नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो खिलाड़ी शामिल है उसका पार्ट हो सकते। तो सो ये कुछ खिलाड़ी थे जिनके साथ मेरा ख्याल था कि आई वोंट से ज़्यादती, बट आई थिंक जिनको भी होना चाहिए था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो खिलाड़ी थे उनमें। सो ये थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात। होपफुली इससे जो है वो परफॉर्मेंसेस में बेहतरी आने की गुंजाइश बनेगी, और जो खिलाड़ी हैं वो कोशिश करेंगे वो बेहतर परफॉर्मेंस दें ताकि वो कैटेगरी अपनी जो है इम्प्रूव कर सकें फ्रॉम B to A, फ्रॉम C to B एंड D to C। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान का संडे को जो है स्क्वाड भी अनाउंस हुआ एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के लिए। जो ट्राई सीरीज़ है वो 29 अगस्त से UAE में स्टार्ट होगी, जिसमें UAE और अफ़गानिस्तान की टीम्स होंगी अलॉन्ग साइड पाकिस्तान, और फिर एशिया कप ऑफ कोर्स 8 टीम इवेंट है जो कि सितंबर में स्टार्ट होगा। तो जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड इन माय ओपिनियन। 2022 के बाद मेरे ख्याल से पहला ये ओकेजन है कि पाकिस्तान ने अपना सबसे बेहतरीन T20 स्क्वाड जो है वो पिक किया है।
इससे पिछले जो 1-2 साल थे उसमें अक्सर ये इशू रहता था कि पाकिस्तान अपना जो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड है वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहा था, और उसकी जो वजह थी वो बहुत सिंपल सी थी कि हम कुछ खिलाड़ी जो कि T20 क्रिकेट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और वो एवोल्यूशन की वजह से इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और कुछ पुराने रिजल्ट्स थे, कुछ पुरानी परफॉर्मेंसेस थी, उसकी बुनियाद पे, या वो अपने राइट में जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, बट उसकी बुनियाद पे सिर्फ वो टीम में सिलेक्ट हो रहे थे विदाउट लुकिंग इनटू के जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी रिसेंट पास्ट में, वो T20 क्रिकेट के जो मेयार हैं, जो दुनिया में जिस तरह T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक नहीं थे। ऑफ कोर्स आप लोग समझ गए होंगे मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 सबसे बड़ी मिसिंग्स हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से। बट मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप 2022 ऑनवर्ड्स देखें तो उनके जो T20 परफॉर्मेंसेज हैं उनके स्ट्राइक रेट पे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क रहा है। अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, 2021 में चले जाएं, तो 2021 का सेमीफाइनल अगर आपको याद हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें रिजवान या बाबर की जो इनिंग्स थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। वो आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने बेहतर बैटिंग की होती तो पाकिस्तान शायद 170 की जगह 190 रन कर लेता या 200 रन कर लेता उस विकेट पे। बट वो एक मैच था जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन पे आपके उनके 5 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। आपके बॉलर्स ऐसी सिचुएशन में थे कि आपके बॉलर्स वो मैच जीत सकते थे, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो कि अगर वो हो जाता। बट उसके बाद से भी कॉन्वर्सेशन थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स जो कंडीशंस थे वो और तरह के थे, वहाँ पे भी रिजवान और बाबर की एज सच थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप बहुत कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं थी। सेमीफाइनल में दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, बट उसके अलावा थ्रू आउट दैट टूर्नामेंट दे वर नॉट कोई ऐसी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस हो कि आप कहें कि दे रियली स्टूड आउट। और उसमें भी ऑलराउंडर्स और आपकी जो बॉलिंग थी दैट बेसिकली स्टूड अप और दे टुक यू टू द फाइनल ऑफ दैट टूर्नामेंट। उसके बाद फिर जो 2022 ऑनवर्ड, जब स्पेशली अगर बाकी टीम्स हम देखें, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह T20 क्रिकेट खेल रही है या इंडिया जिस तरह T20 क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने अपनी पूरा जो टेम्पलेट है, लाइक पहले इंडिया में भी जो T20 साइड है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करते थे, बट 2021 और 2022 के जो वर्ल्ड कप्स थे उसके बाद इंडिया ने रियलाइजेशन हासिल कर ली कि अब हम T20 क्रिकेट जिस तरह पहले खेलते आ रहे थे एंकर एट द टॉप, उस तरह नहीं खेल सकते। तो इसलिए अब ज़रूरत है कि हम अपना जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको चेंज करें और ऐसे प्लेयर्स लेके आएँ जो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जाके हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर सकते हैं, पावर प्ले को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 2023 में भी, फिर 2024 में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के वही इश्यूज़ रहे। पाकिस्तान की जो T20 साइड है कि पावर प्ले में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। स्पेशली लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान पहले राउंड में एग्जिट कर गया, USA से हारा, इंडिया से हारा, और ऐसे मैचेस थे जो कि पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, ऐसे मैचेस थे जो कि कोई बहुत मुश्किल नहीं थे जीतने, बट पाकिस्तान ने वो मैचेस हारे। तो उसके बाद से फिर ये क्वेश्चन था कि क्या रिजवान और बाबर की क्या पाकिस्तान T20 साइड में जगह भी बनती है। और दूसरा इशू ये भी था कि एक होता है कि आपकी गेम लिमिटेड है बट और आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको बताया गया है कि आपका स्ट्राइक रेट सही नहीं है, आप उसको इम्प्रूव करें। बट किसी मौके पे ये भी नज़र आया कि क्या बाबर आजम हो, क्या मोहम्मद रिजवान हो, कि उन्होंने कोशिश की हो कि हम अपना जो T20 स्ट्राइक रेट है उसको इम्प्रूव करें, हम अपनी गेम को डाइवर्सिफाई करें। हमें नज़र आया कि बाबर के केस में उनकी स्पिन के अगेंस्ट वीकनेस है, वो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, ही डज़ नॉट हैव एनी रिलीज शॉट्स अगेंस्ट स्पिनर्स। जब भी स्पिनर उनको बॉलिंग करने आते हैं तो वो सिंगल डबल तो ले लेते हैं, बट वो उनके पास वो ना अच्छी स्वीप कर सकते हैं, ना वो डाउन द विकेट आके स्पिन बॉलर्स को लॉन्ग ऑफ या स्ट्रेट सिक्स मार सकते हैं, जो कि आर क्वालिटीज़ जो कि आपको चाहिए होती हैं स्पिन को टैकल करने के लिए, या आप रिवर्स स्वीप मार सकते हो। तो इस तरह की शॉट्स बाबर के पास नहीं आती। इसी तरह रिजवान की भी अगर देखें तो पिछला जो PSL था उसमें भी उन्होंने
120 के स्ट्राइक रेट पे, ऑल्दो वो लीडिंग रन स्कोरर थे बट उनके जो रन्स थे वो एक बहुत ही लो स्ट्राइक रेट पे थे, 120 के स्ट्राइक रेट पे थे। और इसी तरह इस साल का जो PSL है उसमें भी वो वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स में से थे, बट उनका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत कम था। तो आजकल की T20 क्रिकेट में ये मैटर नहीं करता कि आप रन्स कितने ज़्यादा बना रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप किस रफ्तार से वो रन्स बना रहे हैं, कितने जल्दी वो आप रन्स बना रहे हैं। और वो चीज़ पाकिस्तान को T20 साइड में ज़रूरत करती है। और अब ऐसे प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान में, साइम अयूब आप बात कर लें, मोहम्मद हारिस की बात कर लें, फ़खर जमान की बात कर लें, हसन नवाज़ की बात कर लें, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो कि हाई स्ट्राइक रेट पे तेज़ रन्स करने की अहलियत रखते हैं। एंड आई थिंक के उनको अगर प्रेफर किया गया है अहडेफ, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, तो ये एक फेयर और जस्टिफाइड कॉल है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी क्या इसके बाद अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनको इस पे एहतजाज करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पहली कोई इंस्टेंस नहीं है कि कोई खिलाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे टीम से ड्रॉप हुआ है। इसका बेहतर अंदाज यही है कि आपके लिए जो चीज़ें पॉइंट आउट किए हैं, जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, बिल्कुल वही पॉइंट्स माइक हेसन ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है संडे को, उसमें भी उन्होंने यही पॉइंट्स रेज किए कि उनको कहा, बाबर को कहा गया है कि आप अपनी स्पिन के अगेंस्ट गेम को इम्प्रूव करें। अभी हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सीरीज़ देखी उसमें भी जो ODI था, पहला ODI, उसमें जब तक फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो बाबर वॉज लुकिंग वेरी सेटल्ड, बट जैसे ही स्पिनर्स आए तो एटलीस्ट फॉर 15 बॉल्स में बाबर ने 5 या 6 रन स्कोर किए अगेंस्ट स्पिन, और वो फिर स्पिनर के अगेंस्ट ही आउट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उनसे रन्स नहीं बन रहे थे। तो एक डेफिनेटली वीकनेस है जिस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस बुनियाद पे ये कोई नहीं कह सकता कि बाबर जो है वो कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत उसकी क्वालिटीज़ हैं बैटिंग में, बट एक वीकनेस है जिसकी वजह से टीम का नुकसान हो रहा है और खिलाड़ी का अपना भी नुकसान हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो उस वीकनेस को जो है फुलफिल करें, वो उस वीकनेस पे काम करें। अगर वो इम्प्रूव हो जाती है, उनके पास अब आगे टूर्नामेंट्स होंगे, बिग बैश में उनको सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया है, वो पूरा सीज़न उनके साथ खेलें, अपनी गेम इंप्रूव करने की कोशिश करें। अभी डोमेस्टिक शुरू हो रहा है, डोमेस्टिक में जाके अपनी गेम को इंप्रूव करने की कोशिश करें एंड वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लेते हैं, अपनी गेम को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ही कैन कम बैक इनटू द साइड। इसमें ये कोई बात नहीं है कि अगर आप टीम से ड्रॉप हो जाए तो आपको रिटायरमेंट एक फॉर्मेट से ले लेनी चाहिए। तो जो इस तरह की लोग सजेशंस दे रहे हैं या आइडियाज़ फ्लोट कर रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाबर के खैर ख्वाह हैं या उनको कोई वो दे आर टॉकिंग एनी सेंस। इसी तरह और यही सेम बात है मोहम्मद रिजवान के लिए भी। तो अगर वो परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंसेस देंगे, अपनी जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में रिक्वायर्ड हैं, उनमें काम करेंगे तो दे कैन डेफिनेटली कम बैक इनटू द स्क्वाड। बट ऑल इन ऑल आई थिंक पाकिस्तान का स्क्वाड जो है काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर हम स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट किया है, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को। सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप होगा, श्रीलंका के कंडीशन स्पिन फ्रेंडली होंगे, तो वहाँ पे शायद बहुत सारे मैचेस हों जहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स खिलाना पड़े, तो गुड टू सी बोथ ऑफ देम इन द स्क्वाड। और इसी तरह फिर फास्ट बॉलिंग में भी आई थिंक अच्छी ऑप्शंस हैं। दे आर 1 और 2 प्लेयर्स जिन पे आप थोड़ा कह सकते हैं कि जी अब्बास आफरीदी नहीं है इस स्क्वाड में या इरफान खान नियाजी नहीं है स्क्वाड में, दे शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। सो आई थिंक 1-2 प्लेयर्स की तो हमेशा ऐसी कॉल्स होती हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि वेदर ये अच्छी कॉल्स थी या नहीं, बट आई थिंक आई वुड हैव प्रेफर्ड अब्बास आफरीदी अहेड ऑफ हुसैन तलत इन द T20 स्क्वाड। आई थिंक हुसैन तलत ODIs के लिए तो काफ़ी सूटेबल खिलाड़ी हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो T20 स्क्वाड में उनकी उस तरह जगह बनती है। बाकी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है डाइवर्सिफाइड है, वसीम जूनियर वापस आए हैं, तो गुड टू सी वसीम जूनियर बैक इन द मिक्स। वो ओल्ड बॉल के साथ डेफिनेटली एक एसेट होंगे और स्पेशली उनकी हाई पेस जो है वो भी काफ़ी हैंडी आएगी पाकिस्तान के स्क्वाड में। ऑल इन ऑल जैसा मैंने शुरू में बात की कि दिस इज़ आफ्टर क्वाइट सम टाइम पाकिस्तान ने कोशिश की है अपने आप को बेहतरीन चांस देने की विद द स्क्वाड जो कि उन्होंने सिलेक्ट किया है। अब एक वो डिफरेंट चीज़ है कि पाकिस्तान जब टूर्नामेंट होगा तो उसमें कैसा परफॉर्म करेगा, क्या पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट जो स्क्वाड है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें आई थिंक
पाकिस्तान ने बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड जो है उसको सिलेक्ट किया है एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि दे विल डू रियली वेल बिकॉज दूसरी एक बात है कि इसमें काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं जो कि पहले किसी बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेले। अगर हम साइम की बात करें तो ही प्लेड इन द T20 वर्ल्ड का, बट वो ही वॉज रिलेटिवली न्यू, उसके बाद उनको ऐसा चांस नहीं मिला। हसन नवाज की बात करें, ही इज़ न्यू, सो दे आर क्वाइट सम प्लेयर्स जो कि नए हैं जिनका कोई बैगेज नहीं होगा गोइंग इनटू द एशिया कप। और एक और जो चीज़ है कि दे आर सर्टन प्लेयर्स जिन्होंने इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में जो है परफॉर्म किया हुआ है। टॉक अबाउट फ़खर जमान, ही हैज़ कंटिन्यूसली कंटिन्यू टू परफॉर्म। जो भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो भी इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, फ़खर जमान इज़ वन प्लेयर जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ही हैज़ स्टूड अप एंड परफॉर्म्ड जो क्रूशल मैचेस आए हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड, बेस्ट ऑफ लक टू दिस स्क्वाड। आई होप के दे आर एबल टू परफॉर्म वेल। और जो खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट हुए या जो ड्रॉप हुए हैं साइड से, उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो आने वाले डोमेस्टिक सीज़न में और जो डिफरेंट लीग्स हैं उसमें खेल के अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे एंड दे विल ट्राई टू इंश्योर कि वो अपनी गेम को डाइवर्सिफाई करके वापस पाकिस्तान की टीम में आने की कोशिश करेंगे, रादर देन कि वो इसको पॉलिटिक्स या नेगेटिव एस्पेक्ट में लेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। बिकॉज कोई जो भी लोग इस तरह की उनको सजेशंस दे रहे हैं या बातें फीड कर रहे हैं वो उनके खैर ख्वाह नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आपको कोई कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको इम्प्रूव करें, रादर देन कि आप उसको श्रग ऑफ करें और ये शो करें कि जी मुझे सब पता है और मेरी गेम में तो कोई वीकनेस है ही नहीं और मुझे कोई चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी टीपीए की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आया होगा हमारा पाकिस्तान के स्क्वाड का एनालिसिस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।